जय हिंद डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको कुषाण साम्राज्य। कुषाण साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, कुषाण साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। कुषाण साम्राज्य में कौन कौन राजा हुए प्रमुख, तो वीडियो को पूरा देखना है आपको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब देखिए कुषाण साम्राज्य कौन थे कुषाण, तो देखिए सबसे पहले एक यूची नाम का कबीला था। क्या नाम था कबीले का? यूची, या यूची कबीले को ही तोखरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोखरी या यूची नाम का कबीला था, ठीक है, जो 5 भागों में बटा हुआ था। कितनी ब्रांचेस थी इसकी? 5 शाखाएं थी। कुषाण साम्राज्य में यूची नाम का कबीला था या तोखरी नामक एक कबीला था जो 5 अलग अलग ब्रांचेस में बटा हुआ था। 5 अलग अलग शाखाएं थी, उसी में से एक महत्वपूर्ण शाखा थी जिसका नाम था कुषाण, ठीक है। कौन सी शाखा थी सबसे महत्वपूर्ण इनमें? कुषाण। कुषाण शाखा इस कबीले की सबसे महत्वपूर्ण शाखा थी। अब देखिए कुषाण वंश का संस्थापक कौन हुआ, तो कुषाण का संस्थापक होता है कुजुल कड़फिसेस। कौन होता है? कुजुल कड़फिसेस, इसका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? कुजुल कड़फिसेस। ये क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? कुजुल कड़फिसेस, ठीक है, इसका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो इसका उत्तराधिकारी बनता है कुजुल कड़फिसेस सेकेंड, ठीक है। इसका उत्तराधिकारी कौन बना, तो कुजुल कड़फिसेस सेकेंड इसका प्रमुख उत्तराधिकारी था। अब देखिए इस वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन होगा? कनिष्क होगा, ठीक। कौन होगा? कनिष्क इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण पावरफुल राजा रहा है, ठीक है। कुषाण वंश का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा कौन था, तो कनिष्क। अब देखिए कुषाण वंश का साम्राज्य किन क्षेत्रों में फैला हुआ था, तो क्षेत्र देख लेते हैं हम इसके कुषाण वंश के। देखिए ये वाला जो साम्राज्य दिखाई दे रहा है आपको, ये कुषाण वंश का साम्राज्य था पूरा, इतना सारा देख सकते हैं आप। एक बहुत बड़ा साम्राज्य था कुषाण वंश का, ठीक है। ये कुषाण वंश का साम्राज्य था। इसमें आपका इराक वाला एरिया आ गया, कुछ ईरान वाला, फिर इसके बाद चीन वाला भी कुछ भाग है, पाकिस्तान पूरा हो गया आपका, अफगानिस्तान पूरा हो गया और उत्तर भारत, ठीक है। इतना बड़ा साम्राज्य था। तो देखिए जो कनिष्क था ना, उसकी 2 राजधानियाँ थी। कुषाण वंश का प्रमुख राजा कौन है? कनिष्क। और कनिष्क की कितनी राजधानियाँ थी? 2, जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी थी उसकी पुरुषपुर। क्या थी उसकी प्रमुख राजधानी? चलो यहाँ नोट कर लेते हैं। प्रमुख राजधानी क्या थी उसकी, तो पुरुषपुर, पुरुषपुर, ठीक है, ये उसकी पहली राजधानी थी, ठीक। पुरुषपुर कहाँ आता है, तो पेशावर पाकिस्तान में आता है। कहाँ पर है? पेशावर कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में। वर्तमान में पुरुषपुर पेशावर पाकिस्तान में आता है। ये उसकी पहली राजधानी। अब दूसरी राजधानी क्या थी भैया उसकी, तो दूसरी राजधानी थी मथुरा। मथुरा उत्तर प्रदेश में आती है, ये उसकी सेकेंड राजधानी थी। एमपी टेट में यही प्रश्न पूछा गया, कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी, तो कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? पुरुषपुर, ठीक है, सॉरी, सेकेंड राजधानी थी मथुरा। पहली राजधानी थी पुरुषपुर पेशावर जो पाकिस्तान में आती है, और दूसरी कहाँ पर है? मथुरा में। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कनिष्क का राज्य अभिषेक कब होता है, कनिष्क राजा कब बनता है, तो कनिष्क 78 ईस्वी में। कब? 78 78 ईस्वी में शासक बना, वो राज्य अभिषेक हुआ उसका। कब बनेगा शासक वो? 78 ईस्वी में शासक बनता है। और जब शासक बनता है वो, तब एक नया संवत स्टार्ट करता है वो। 78 ईस्वी में उसने स्टार्ट किया शक संवत। क्या स्टार्ट किया उसने? शक संवत स्टार्ट किया उसने, ठीक है। और इसी शक संवत का उपयोग कौन करती है, तो भारत सरकार। इस शक संवत का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत सरकार के द्वारा इस शक संवत का उपयोग किया जाता है, ठीक है। 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्य अभिषेक होता है, और राज्य अभिषेक के समय ही वो एक नया संवत स्टार्ट करता है। कौन सा? शक संवत। और इस शक संवत का उपयोग कौन करती है, तो भारत सरकार के द्वारा इस शक संवत का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए कनिष्क जो था ना, इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा कार्य किस पर हुआ, या कुषाण वंश ने सबसे ज़्यादा काम किस पर किया, तो वस्तु कला पर किया इन्होंने। किसने किस पर किया है? वस्तु कला के ऊपर सर्वाधिक कार्य किया इन्होंने, विकास हुआ, ठीक है।
कनिष्क या कुषाण राजाओं के शासनकाल में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है वास्तुकला का, ठीक है। अब देखिए वास्तुकला में दो महत्वपूर्ण कलाएं विकसित होती हैं यहाँ पर। एक होती है गांधार कला। कौन सी कला विकसित होती है? गांधार कला, ठीक है। गांधार कला, अब गांधार कला का विकास होता है तो गांधार कला का प्रमुख केंद्र क्या था? तो तक्षशिला। ये कहाँ आता है? आज पाकिस्तान में। गांधार कला का प्रमुख केंद्र क्या था? तक्षशिला, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरी कला कौन सी थी? तो मथुरा कला। मथुरा कला का केंद्र क्या था? मथुरा कला का उत्तर प्रदेश के मथुरा था, ठीक है। ये इसका प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का केंद्र क्या हुआ? मथुरा, यूपी में आता है। अब देखिए यहीं पर अगर हम आगे बात करें, बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई है, ठीक है। किसकी मूर्तियाँ बनाई गई हैं? कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियाँ बनी हैं। अब देखिए कनिष्क के शासनकाल में जो बुद्ध की पहली मूर्ति बनी थी, ठीक है, बुद्ध की जो पहली मूर्ति बनाई गई थी वो कौन सी कला में बनी है? तो पहली मूर्ति बनी है गांधार कला में, ठीक है, गांधार शैली में, ठीक है। इस प्रकार से आता है, कई बार पूछा गया है कि बुद्ध की पहली मूर्ति कौन सी शैली में बनाई गई? तो पहली मूर्ति बनाई गई थी गांधार शैली में। और बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियाँ किस शैली में बनी हैं? तो सर्वाधिक बनी है मथुरा शैली में। कौन सी शैली में बनी है? बुद्ध की मूर्तियाँ सर्वाधिक मथुरा शैली में, और पहली मूर्ति किस शैली में बनाई? तो गांधार शैली में बनाई गई है बुद्ध की मूर्ति, ठीक है। अब देखिए जो कनिष्क था वो कौन से धर्म का अनुयायी था? तो कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म को मानता था ये? बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और कनिष्क के ही शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति होती है। कौन सी बौद्ध संगीति होती है? चौथी बौद्ध संगीति होती है कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में। कहाँ पर होती है? कुंडलवन या कुंडग्राम में। कई जगह पर आपको कुंडग्राम भी मिलेगा, ठीक है। कुंडलवन या कुंडग्राम में चौथी बौद्ध संगीति होती है, ठीक है। और इस बौद्ध संगीति में राजा कौन है? तो कनिष्क है। और इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष रहता है चौथी बौद्ध संगीति का वसुमित्र। कौन था? वसुमित्र ने चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। और होती कहाँ पर ये? तो कुंडलवन या कुंडग्राम में। अब इसके बाद देखिए कनिष्क के शासनकाल में उसके प्रमुख राजवेद थे, ठीक है। कौन थे राजवेद? चरक थे। राजवेद का नाम क्या है? चरक। राजवेद्य थे चरक। ये प्रश्न कई बार पूछा गया। कनिष्क के राजवेद कौन थे? चरक। जिन्होंने क्या लिखा है? जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है चरक संहिता। इसका कई बार आता है एग्जाम में। चरक संहिता के रचयिता कौन है? चरक संहिता। चरक कनिष्क के राजवेद थे जिन्होंने क्या लिखा? चरक संहिता लिखा, ठीक। और चरक संहिता जो पुस्तक है इसका संबंध आयुर्वेद से, ठीक है। ये आयुर्वेद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। इसे भारतीय आयुर्वेद का विश्व कोश भी कहा जाता है, ठीक है। तो भारतीय आयुर्वेद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? चरक संहिता। इसके बाद देखिए कनिष्क के दरबार में दूसरे प्रमुख विद्वान थे नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन, ठीक है। नागार्जुन कनिष्क के दरबार के महत्वपूर्ण विद्वान हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है माध्यमिक सूत्र। क्या पुस्तक लिखी इन्होंने? माध्यमिक सूत्र, ठीक है। ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा जाता है कि माध्यमिक सूत्र किसने लिखी है? तो माध्यमिक सूत्र नागार्जुन ने लिखी है। इस पुस्तक में सापेक्षता के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। कौन से सिद्धांत का वर्णन मिलेगा आपको यहाँ पर? सापेक्षता का, ठीक है। सापेक्षता का सिद्धांत मिलेगा इसमें, ठीक है। अब देखिए इस सिद्धांत के कारण नागार्जुन को क्या कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार आया कि भारत का आइंस्टीन कौन है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसमें माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी है जिसमें सापेक्षता का सिद्धांत की थ्योरी दी हुई है, ठीक है। इसलिए इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, नागार्जुन को। इसके बाद देखिए बुद्ध चरित्र। अगली पुस्तक कौन सी है? बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र, इसे बुद्धों का रामायण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बुद्धों का रामायण, ठीक है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए ये पुस्तक क्या है? बुद्धों का रामायण है।
और इस पुस्तक की रचना किसने की है? तो इस पुस्तक की रचना की अशु घोष ने। किसने की है? अशु घोष ने इस पुस्तक की रचना की। बुद्ध चरित्र, ये पुस्तक कई बार पूछा गया है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो बुद्ध चरित्र की रचना की अशु घोष ने। और इसी पुस्तक को क्या कहते हैं? बुद्धों का रामायण। इसमें बौद्ध धर्म के बारे में पूरा वर्णन मिलता है, इसलिए इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए। जैसे हिंदू धर्म में रामायण का महत्व है, ऐसा ही उसमें बुद्ध चरित्र का महत्व है बौद्ध धर्म में, ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायी के लिए। और इसके रचयिता रहे हैं अशु घोष, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो कनिष्क था, ठीक है, इसकी मृत्यु कब हो जाती है? तो कनिष्क की मृत्यु हो जाती है 102 ईस्वी में। कब हो जाती है? 102 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है कनिष्क की। और इसके बाद इस वंश का अंतिम राजा कौन बनता है? तो इस वंश का अंतिम राजा रहेगा वासुदेव, ठीक है। बौद्ध मतलब कनिष्क वंश का अंतिम राजा कौन बना? वासुदेव। वासुदेव के बाद इस वंश का समापन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब देखिए इसी में एक और महत्वपूर्ण विद्वान है वसुमित्र। क्या नाम है जिनका? वसुमित्र ने क्या लिखा भैया? तो वसुमित्र की पुस्तक है महाभाष्य। क्या लिखा इन्होंने? महाभाष्य सूत्र। महाभाष्य सूत्र के रचयिता कौन हुए? वसुमित्र। ये वसुमित्र की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, अगर आप नोट करना चाहते हैं एक एक चीज़ कि क्या क्या हुआ, कौन कौन राजा बना, तो ये पूरा इस वंश के बारे में डिटेल मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप चाहें तो। ये पूरा कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है, कौन विद्वान थे, क्या क्या लिखा है, ये PDF के रूप में भी मिल जाएगा आप लोगों को। पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। या हंस्टिंग नागार्जुन को कहा जाता है, मृत्यु वासुदेव अंतिम राजा, ठीक है। देवपुत्र कहते थे कुषाण राजाओं को, ठीक है। गांधार मथुरा शैली का विकास हुआ। रेशम मार्ग, हाँ अब देखिए कनिष्क के शासनकाल में रेशम मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रेशम मार्ग चीन से लगाकर यूरोप तक रेशम के व्यापार के लिए बनाया गया था, और उस मार्ग पर नियंत्रण किसका था? तो कनिष्क का नियंत्रण था, ठीक है। और रेशम बनाने की कला का विकास कहाँ हुआ है? तो रेशम बनाने की कला का विकास हुआ है चीन में, ठीक है। अब और आगे देख लेते हैं। अब देखिए मथुरा में साटक नाम का एक विशेष प्रकार का वस्त्र का केंद्र था। ये प्रश्न कई बार आया है, साटक क्या था? तो साटक एक वस्त्र होता था, और इसका प्रमुख केंद्र क्या था? तो मथुरा था। कुषाण काल में अधिक विकास किस कला का हुआ? तो वास्तुकला का विकास हुआ था। बुद्ध की मूर्तियां इसी काल में निर्माण होना प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो ये कुषाण वंश हो गया आपका। इसके पहले मैं आपको हिस्ट्री में वेद, आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसके पहले का शक वंश पढ़ा चुका हूँ, और जनपद पढ़ा चुका हूँ। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।